हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं बेटा अपना लास्ट चैप्टर, जिसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम है बेटा जी एग्जेम्पशंस। ठीक है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। अगर हम सबसे पहली बात करें तो जीएसटी में हमने एक चीज पढ़ी है जिसे हमने कहा था शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था नेगेटिव लिस्ट। तो नेगेटिव लिस्ट में हमने पढ़ा कि किन किन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अब लेकिन उसके आगे भी कई ऐसी चीजें हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सरकार एक नोटिफिकेशन द्वारा एग्जेम्पशन दे देती है। अब एग्जेम्पशन चाहे वो पार्शियल हो, चाहे कंडीशन वाली हो जिसे हम कंडीशनल कहेंगे, या फिर अल्टीमेट एग्जेम्पशन हो यानी मैंडेटरी एग्जेम्पशन हो, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबको वो एग्जेम्पशन मिलेगी। तो कई प्रकार की आपकी एग्जेम्पशंस होती हैं, तो वो हमने पढ़नी है। हमारे सिलेबस में एग्जेम्पशन ऑफ सर्विसेज की पूरी लिस्ट है, तो हमने वो पूरी लिस्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम समराइज करें इस चैप्टर में बेटा, और कुछ नहीं है, देयर इज अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जाम, जिसमें से आपको काफी इंपॉर्टेंट वाली चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। मार्क माय वर्ड्स, एग्जेम्पशन से एक 5 नंबर का बेटा जी क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम्स में। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस जो हैं वो मार्क करके अच्छे से पढ़ा के याद करवा दूंगा। बाकी एग्जेम्पशंस जो आपको हैं एक बारी अच्छे से खुद भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मैं करवाऊंगा वो क्लास में, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, लेकिन उनको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें छोड़ देंगे, आपको उन्हें अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी बुक में बेटा जी ये चैप्टर नंबर 5 है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्पशन वाला कॉन्सेप्ट प्लीज मेरे सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से। शुरुआत से पढ़ते हैं पहले कि एग्जेम्पशन जो गवर्नमेंट देती है, तो उसके पास कहां से पावर आई एग्जेम्पशन देने की। ठीक है, कहीं तो लिखा होगा ना कि हमने गवर्नमेंट को कहा कि ठीक है, तुम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल दे सकते हो एग्जेम्पशन। ठीक है ना, तो वो पॉइंट पढ़ते हैं सबसे पहले, हमारा चैप्टर नंबर 5 एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स में क्या है? पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। तो जनरल एग्जेम्पशन देने के लिए हमारे पास पावर जो है वो कहां से आती है? Section 11, subsection 1, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may, on the recommendation of the council by notification। देखो तरीका क्या है, नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको। exempt generally either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein। ठीक है, goods or services or both of any specified description or from the whole or any part of tax leviable thereon, with effect from such date as may be specified in the such notification। It must be noted that the exemption would be in respect of goods or services or both, and not specifically for any classes of persons। ठीक है, तो गुड्स या सर्विसेज और बोथ के लिए होंगी। ठीक है ना, हाँ उसके अंदर कंडीशंस हो सकती हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड देयर। तो गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आई? सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 से। ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शन की पावर है। अब जनरल एग्जेम्पशन के अलावा गवर्नमेंट एक स्पेशल एग्जेम्पशन देने की भी पावर रखती है, जिसे हम एड हॉक एग्जेम्पशन भी कहते हैं। where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendation of the council, by special order in each case, under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order, exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये रियल लाइफ नहीं है, मनगढ़ंत एग्जांपल बना रहा हूं। मान लेते हैं कि कोविड-19 की किसी दवाई पे जीएसटी लगता था पहले, लेकिन सिंस अब पैंडेमिक हो गया है और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया है, गवर्नमेंट को लगता है हमें अपना इस पे से जीएसटी हटा देना चाहिए कुछ समय के लिए एटलीस्ट, ताकि ये जनरल पब्लिक को अच्छे से अवेलेबल हो सके, सस्ते रेट पे अवेलेबल हो सके। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि स्पेशल एग्जेम्पशन दिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं पावर टू क्लैरिफाई स्कोप ऑफ एग्जेम्पशन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 11 सबसेक्शन 3। तो बेटा देखो, जो आपने एग्जेम्पशन दिए उसमें आपने एक स्कोप लिख के दिया होगा। अगर उसके अंदर कंफ्यूजन आ रही है तो गवर्नमेंट उसको क्लैरिफाई भी कर सकती है 1 साल के अंदर अंदर। तो ये भी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट में, इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी और एक्सपीडिएंट सो टू डू,
for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification issued under section 11(1) or issued under section 11(2), insert an application explanation in such notification or order as the case may be, by notification at any time within 1 year of issue of the notification under section 11(1) or order under section 11(2), and every such explanation shall have effect as if it had always been the part of the first such notification or order as the case may be। यानी ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा यहाँ पे। तो आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा ना यार, ये 1 साल की टाइम लिमिट गवर्नमेंट पे क्यों लगा रहे हैं? बेटा 1 साल की टाइम लिमिट गवर्नमेंट पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? गवर्नमेंट तो दोबारा नोटिफिकेशन इशू कर देगी। 1 साल की टाइम लिमिट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे लगा रहे हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट ने 1 साल के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन कर दी इंसर्ट उस नोटिफिकेशन के अंदर, तो उसका फायदा ऐसे मिलेगा जैसे शुरू से ही वो एक्सप्लेनेशन थी। समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझना हमने, ठीक है। फिर आती है हमारे पास अनकंडीशनल एग्जेम्पशन, वेयर एन एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स लेविएबल देयरऑन हैज बीन ग्रांटेड एब्सोल्युटली, द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट कलेक्ट द टैक्स इन एक्सेस ऑफ द इफेक्टिव रेट on such supply of goods or services or both. Thus the person supplying exempted goods or services or both shall not collect the tax in excess of the effective rate. इसका मतलब ये है कि सप्लायर अपनी मर्जी से एग्जेम्पशन को फॉलो या नॉट फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर सरकार ने एग्जेम्पशन दी है तो ये कंपलसरी है कि आप अपने रेसिपिएंट को उस एग्जेम्पशन का फायदा दो। ये मत कहना कि अरे सरकार तेरे लिए तो टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, तेरे को ही तो दे रहा हूं तो ले ले चुपचाप। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। आप एग्जेम्पशन का पूरा पूरा फायदा रिसिपिएंट को देंगे, ठीक है। सिमिलर प्रोविजन ग्रांटिंग पावर टू एग्जेम्प्ट आईजीएसटी हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। तो अपना यहां पे कौन सा सेक्शन है भाई? 11। आईजीएसटी में कौन सा सेक्शन है भैया? 6, ठीक है। सिमिलर सेक्शन है। तो यहां पे तो हमने देखा गवर्नमेंट को ताकत कहां से मिली। फिर अब गवर्नमेंट की उस ताकत का इस्तेमाल हम यहां पे देखेंगे। यहां से शुरू हो जाती है हमारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, ये मैंने यहां पे ऑर्डर जो नोटिफिकेशन में है वो सेम नहीं रखा है, जो जैसे जैसे अच्छे से एक्सप्लेन होती गई वो करवाता जा रहा हूं। प्लीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम सीजीएसटी जो है, इसकी एक महा नोटिफिकेशन निकाली थी इन्होंने, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 12/2017 डेटेड 28 जून 2017। ये बेसिकली सीजीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं। तो आईजीएसटी की एक अलग लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है, सीजीएसटी वाली मेजर है। नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 डेटेड 28 जून 2017 unless otherwise specified has exempted the following services wholly from CGST IGST। IGST की अलग से है जिसमें सिर्फ IGST से एग्जेम्पशन है, ठीक है। सबसे पहले सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो सर्विसेज दे रहे हैं, अब यहां पे वर्ड जिस पे फोकस करना है वो है बाय, सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी। अब इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट जरूरी हैं। पहला कि आप जो हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और दूसरा कि आप चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देखेंगे सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्या कहा कि पहले ही हमने एक कंडीशन लगा दी कि जो एंटिटी है चैरिटेबल वो ऐसे वैसे चैरिटेबल नहीं कि अपने नाम में सिर्फ चैरिटेबल डाल लिया, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो और चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे होने चाहिए। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट सोचो कि कोई एवं ही चैरिटेबल ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या वो एग्जेम्प्ट है? नहीं। या फिर एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो नॉन चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या ये एग्जेम्प्ट है? नहीं। तो 2 कंडीशंस है जिनका साथ में होना बहुत जरूरी है। पहला रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज मींस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, अब ये जनरल नॉलेज की बातें कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ
care or counseling of terminally ill persons or persons with several physical or mental disability, persons affected with HIV or AIDS, person addicted to a dependence forming substances such as narcotic drugs or alcohol, or public awareness of preventive health, family planning or prevention of HIV infection, advancement of religion, spirituality or yoga, advancement of educational programs or skill development relating to abandoned, orphaned or homeless children, physically or mentally abused and traumatized persons, prisoners or persons over age of 65 years residing in rural area, preservation of environment। तो ये सारे काम उन्होंने कहा कि भाई ये सारे चैरिटेबल एक्टिविटी में डाल दिए हमने। समझ में आ रही है? चैरिटेबल एक्टिविटी में डाल दिए। तो अब यहां पे देखिएगा बड़े ध्यान से कि 2 पॉइंट्स जो मैंने बताए वही इंपॉर्टेंट है। चैरिटेबल एक्टिविटी का आइडिया आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट से भी ले सकते हो, तो आपको ये बातें इतनी याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो हमें स्मार्ट वर्क करना है इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करके हमें उस डेटा को अपने इस नन्हे मुन्ने से दिमाग में बसाना है, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखनी है मेजर मेजर बातें। अदर एस्पेक्ट्स है, क्या एस्पेक्ट्स है भाई? कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर एग्जाम्शन, in order to claim exemption under entry 1 of the notification following 2 conditions must be satisfied. पहला, the entry is registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 and the entity carries out one or more of the specified charitable activities। यही तो बताया मैंने, ठीक है ना। There could be many services provided by charitable trust registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 which are not covered by the definition of charitable activities and hence such services would attract GST. For instance, grant of advertising rights to a person on the premises of the charitable or religious trust or on publication of the trust or granting admission to events, functions, celebrations, shows against admission ticket or fee etc. would attract GST। ये बात समझ में आ रही है ना। तो आप मान लीजिए किसी चैरिटेबल एंटिटी के पास जाते हैं और कहते हैं भाई आपके प्रेमाइसिस में हमने एडवर्टाइजमेंट लगानी है अपनी। चैरिटेबल एंटिटी कहती है ठीक है लगा लो, हम इसके कुछ पैसे लेंगे। अच्छा, वो पैसे चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल कामों में ही लगा रही है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो जीएसटी की एंटिटी की जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एडवांसमेंट्स ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी नॉट चैरिटेबल पर्पस। तो ऊपर लिखे जो बात कर रहे थे उनके अलावा कोई भी आप जनरल यूटिलिटी का प्रोजेक्ट उठाते हो तो भी हम उसे चैरिटेबल पर्पस नहीं बोलेंगे। इन केस इफ एनी चैरिटेबल ट्रस्ट इज कैरिंग आउट एनी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ एनी other object of general public utility, the same shall not be exempt from GST. However, the trust can avail threshold exemption as available to all other taxable services up to ₹20 lakh। तो वो 20 लाख वाली तो एग्जाम्पशन ले ही सकता है, और MMT नागालैंड में 10 लाख वाली है, तो वही है ना यहाँ पे MMT नागालैंड में 10 लाख। इज दैट क्लियर? अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके लिए अलग से सर्कुलर भेजा भैया। As discussed above, services provided by an entity registered under Section 12AA of the Income Tax Act 1961 by way of advancement of religion, spirituality or yoga are exempt as such activities are covered in the definition of charitable activities। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमने क्या करना है। फीस और कंसिडरेशन चार्ज in any other form from the participants for participating in a religious, yoga or meditation program or camp meant for advancement of religion, spirituality or yoga shall be exempt। अगर आपने योगा के लिए छोटी मोटी टिकट ली है तो residential programs or camp where the fee charge includes cost of lodging and boarding shall also be exempt as long as the primary and predominant activity, objective and purpose of such residential program or camps is advancement of religion, spirituality और yoga। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट भी लगाओ तो बेटा बंडल्ड सर्विसेज आती है यहाँ पे, और बंडल में बेटा कॉम्पोजिट सप्लाई आती है, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक रिक्रिएशनल योगा का मैं कैंप लगा रहा हूं 4 दिन का, तो आप मेरे यहाँ आइए, मेरी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आइए, मैं आपको योगा सिखाऊंगा 4 दिन पूरे। तो भैया 4 दिन योगा सिखाऊंगा तो सड़क पे थोड़ी रुकवाऊंगा, तो आपको लॉजिंग की वो जो फैसिलिटी है वो दूंगा, खाने पीने की फैसिलिटी दूंगा, तो वो तो एक तरह से बंडल है, नेचुरल बंडल है। और प्राइमरी क्या है उसमें? योगा। तो अगर प्राइमरी एग्जेम्प्ट तो सारा एग्जेम्प्ट। समझ में आता है ना, हमने पढ़ा है ये।
कंपोजिट सप्लाई में, कि कंपोजिट सप्लाई में पूरा बंडल उस तरह टैक्स होता है जिस तरह प्राइमरी सप्लाई टैक्स होती है बेटा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। हाउएवर, इफ चैरिटेबल ट्रस्ट्स मियरली और प्राइमरली प्रोवाइड एकोमोडेशन और सर्व फूड एंड ड्रिंक्स against consideration in any form including donation, such activities will be taxable. So similarly, activities such as holding of fitness camp or classes such as those in aerobics, dance, music etc. will be taxable. तो भैया सिर्फ योगा पे छूट है, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना, योगा पे छूट है सिर्फ। ओके अच्छा, हॉस्पिटल मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, एग्जेम्पशन अवेलेबल टू हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर एंट्री नंबर 74। एक अलग से एंट्री है जिसके अंदर हम मेडिकल फैसिलिटीज ह्यूमंस की और एनिमल्स की अलग अलग देखेंगे, तो उसके अंदर एग्जेम्पशन is also applicable to the services provided by a clinical establishment, an authorized medical practitioner or paramedics of a charitable trust also। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हॉस्टल अकोमोडेशन का। क्लैरिफिकेशन देखते हैं, इशू क्या है। इज हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट कवर्ड within the definition of charitable activities and thus exempt under entry number 1 of notification number 12/2017। अब देखिए, हॉस्टल जो हमारी फैसिलिटी है इन इट सेल्फ वो डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आती है, ये बात समझ में आ रही है, तो इसलिए एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन हॉस्टल, गेस्ट हाउस, होटल अकोमोडेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग की जो सर्विसेज हैं उनकी अलग से एक एग्जेम्पशन है, और उस पे 1000 रुपए पर डे का अगर किराया आप ले रहे हैं या उससे कम ले रहे हैं तो एग्जेम्पशन है, ठीक है ना। होटल्स की अलग से एग्जेम्पशन है, तो उस क्लैरिफिकेशन को यहां पे भी जोड़ा गया। तो देखो क्या कह रहे हैं, हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज एज डिफाइंड इन पैरा 2R ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। However, services by a hotel, inn, guest house, club or campsite by whatever name called for residential or lodging purposes having value of supply of a unit of accommodation below or equal to ₹1000 per day or equivalent are exempt। तो फिर ये वाला फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फाइनल आंसर हो जाएगा कि जी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर 1000 रुपए से कम चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको जब ये एंट्री शुरू करवाई तो वहां पे हमने बाय वर्ड पे फोकस किया था, ठीक है ना। यानी बाय का मतलब है कि कोई चैरिटेबल एंटिटी जो है रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A में, वो कोई जो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है तो उसके द्वारा दी गई सर्विसेज। अच्छा, उसे दी गई सर्विसेज के लिए, अच्छा मान लो कि मैंने आपसे कहा कि कोई योगा रिट्रीट कैंप लगाते हैं 4 दिन का, उसमें खाना रहना जो आप देंगे वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी सर्विसेज योगा है। अच्छा मान लो मैं केटरर हूं और योगा रिट्रीट वाले चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने मुझे केटरिंग का काम दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दे रहा हूं टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो क्या यहां पे एग्जेम्पशन लागू होगी? नहीं लागू होगी, क्योंकि क्लियरली एंट्री नंबर 1 में लिखा हुआ है बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इज दैट क्लियर? बाय वाली बात लिखी हुई है। तो जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल or religious trust are not outside the ambit of GST unless specifically exempted. All goods and services supplied to charitable or religious trusts are leviable to GST। समझ में आ रही है? उस पे GST लगेगा, ये बात ध्यान से सुननी है आपने, ठीक है जी। चलिए और बात करते हैं। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, आपने यूजुअली कहीं पे भी आप गए हो, जैसे शमशान भूमि में, भगवान न करे कोई जाए, लेकिन कभी कभी जाना पड़े, या फिर और किसी, चाहे मेरे को दिमाग में शमशान भूमि आई एग्जांपल सोच के, और जैसे गुरुद्वारे में अगर आप जाएं, जैसे मैं अमृतसर गुरुद्वारे की अगर बात करूं, जो अमृतसर में हरिमंदिर साहिब जी गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल जिसे आप बड़े फॉन्डली जानते हैं, वहां पे भी आप जाएंगे ना तो देखेंगे कि मार्बल के स्लैब्स हैं, या कोई रेस्टिंग चेयर है, या कोई पानी का प्याऊ है, तो उसके ऊपर लिखवा देते हैं फलाने ढिमकाने की याद में इतने रुपए डोनेट किए, तो ऐसे लिखवा देते हैं। तो वो जो नेम प्लेट टाइप लग जाती है, तो वो एक तरह से वो भी तो सर्विसेज ही हो रही हैं, एडवर्टाइजमेंट काइंड की तो सर्विसेज हैं। तो उसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ रही है कि सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स
of the donor in the premises of the charitable organization receiving donation or gift from individual donors. देखो कहां तक सोचता है हमारा डिपार्टमेंट. If the same is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be an advertising or promotion of his business, it will not be leviable to GST. तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी दादी जी की याद में या परदादी की याद में आप कहीं मंदिर में कुछ डोनेट कर रहे हैं और उन्होंने लिख दिया तो आप ऐड थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना. लेकिन अगर सोचो कि आपने एक कुछ डोनेशन दिया और उसमें फ्रॉम दिस एंड दिस परिवार और नीचे उस परिवार का बिजनेस का बोर्ड लगा दिया और नीचे लिख दिया वी डील्स इन, ठीक है, हाँ जी हम टंकी बेचते हैं, पानी की पाइप बेचते हैं, मोटर बेचते हैं, तो आपने तो एडवर्टीजमेंट कर दी. उस केस में फिर आपका टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी. समझ में आ रही है? तब जीएसटी लग जाएगा. तो ये क्लैरिफिकेशन है, ठीक है ना. ये एक बार आप रीड भी कर लीजिएगा बेटा. मैंने आपको ओवरऑल आइडिया बता दिया है. हर चीज को इतना ज्यादा हम इन डेप्थ डिस्कशन क्लास में नहीं कर सकते हैं, प्लीज इसको भी ध्यान रखेंगे. तो हमारी अभी जो पहली एंट्री थी एग्जाम्शन की वो खत्म हो गई, ठीक है बेटा. चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा. एक छोटा सा पॉइंट है रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग. अब रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग में ये कोचिंग नहीं हो रही जो मैं आपको दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, जो इसमें आपका कोई रिक्रिएशन नहीं हो रहा, आपका कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा. आधे बच्चे सो रहे हैं क्योंकि जीएसटी उनको थ्योरी टॉपिक बोरिंग लगता है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है मैं क्या बताऊं बेटा, ठीक है ना. दिल से पढ़ो बेटा, दिल से. चलो अभी बात करते हैं रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग की. तो यहाँ पे आर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, कॉमर्स की बात नहीं हो रही. आर्ट्स एज इन वो वाली आर्ट्स नहीं जो स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह की बात हो रही है, ठीक है ना. तो आर्ट्स और कल्चर स्पोर्ट्स की बात हो रही है. तो अब इसके अंदर ध्यान देंगे एक बात कि आर्ट्स और कल्चर तो अलग है, ठीक है. स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज होना चाहिए रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA. तो आपके पड़ोस वाली दीदी अगर आपको लेट्स से आर्ट एंड क्राफ्ट की कोचिंग दे रही हैं तो वो एग्जेम्प्ट है. लेकिन अगर पड़ोस वाले भैया आपको क्रिकेट सिखा रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि भैया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है. ऑब्वियसली भैया को टैक्स देने की कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं होगा. अगर हो गया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना. तो मान लीजिए मैं बेटा, देखो मैं कितना फिट हूं तुम तो जानते ही हो, ठीक है ना. मैं लेट्स से मैं तो कोई भी गेम खेल सकता हूं बेटा, ठीक है ना, बेइज्जती तो करानी है. हाँ तो लेट्स से मैं फुटबॉल कोच बन जाता हूं, ऐसा भागूंगा बेटा देखते रह जाओगे हैं. तो मैं फुटबॉल कोच बन जाता हूं और मैं एक अपना ग्राउंड किराए पे लेता हूं और मैं उसके आगे बोर्ड लगा देता हूं, ठीक है, और बोर्ड लगा देता हूं राजपाल फुटबॉल अकेडमी, और लोगों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता हूं. तो ये टैक्सेबल है क्योंकि मैं कोई चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA नहीं. लेकिन अगर मैं वही एक कमरा किराए पे लेके कहूं राजपाल आर्ट्स एंड कल्चर की ट्रेनिंग, तो इस कॉन्सेप्ट में मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे मेरा कोई भी चैरिटेबल एंटिटी होना जरूरी नहीं है. तो हमें एंट्री को क्लियरली पढ़ना है. तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, देखो आर्ट्स और कल्चर और स्पोर्ट्स बाय charitable entities registered under section 12 AA of the income tax act are exempt. समझ में आ रही है? अच्छा नेक्स्ट आ गया थर्ड पॉइंट. ये बोल्ड नहीं है लेकिन ध्यान दीजिए ये थर्ड पॉइंट है. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी. सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA of the income tax act 1961 for the purposes of providing charitable activities are exempt. ठीक है. तो आपने अगर कोई इंपोर्ट करी है सर्विसेज तो आपने आगे उससे चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है उस इंपोर्ट पे. वैसे इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है, ठीक है. हाउएवर एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू OIDAR सर्विसेज एंड इंपोर्ट सी फ्रेट, ठीक है ना. OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, मैंने कहा था ना ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना. इस पे फाइनल पे बात करनी है. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, छोटा सा ही है. सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम. सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम. तो बाय एन ओल्ड एज होम बेटा भगवान ना करे कि किसी के माँ बाप को ओल्ड एज होम की जरूरत पड़े, तो अगर ओल्ड एज होम में किसी को जमा करा दिया जाए और उसके बदले में थोड़े पैसे भी दिए जाएं हर महीने के मेंटेनेंस के पैसे, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो सर्विसेज हैं और इस पे फिर आप जीएसटी चार्ज करो, ठीक है. तो मुद्दा यही है कि वो जो ओल्ड एज होम है वो भी एक चैरिटेबल एंटिटी होनी चाहिए रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA. तो कह रहे हैं सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA of the income tax act 1961 to its residents aged 60 years or more
against consideration up to rupees 25,000 per month per member, provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance. समझ में आ रही है? तो 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर तक एग्जेम्पशन है. इज दैट क्लियर? चलिए एक इलस्ट्रेशन है, पहली इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. Services by charitable institution, MTCT, an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961, has furnished you the following details with respect to the activities undertaken by it. You are required to compute its GST liability from the information given below. सबसे पहले कह रहे हैं फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय द ट्रस्ट. भैया योगा कैंप, योगा तो हमने देख लिया ना, योगा हमसे ना होगा बट एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना. हाँ, तो 6 लाख रुपीज वाला एग्जेम्प्ट है, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगना. अमाउंट रिसीव फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटिंग टू अबैंडन्ड ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन. ठीक है, अबैंडन्ड ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन. तो देखो जरा फटाफट से, क्या ये लिस्ट में है हमारी चैरिटेबल एक्टिविटीज की? है ना, ये रहा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ अबैंडन्ड ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन. तो भैया इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा. आप अबैंडन्ड ऑर्फन्ड एंड होमलेस चिल्ड्रन को पढ़ा रहे हो, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अमाउंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ट्रस्ट. भैया इस पे तो जीएसटी लगेगा, ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी थोड़ी है, ठीक है ना. पेमेंट मेड फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंग्लैंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी. तो यही वाला पॉइंट आ गया ना, ये इंपोर्ट वाला, ये जो थर्ड वाला पॉइंट था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी. तो ये वाला भी आप, इस पे भी जीएसटी आपको नहीं देना है. अमाउंट रिसीव फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रेजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. भैया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था मेरे ख्याल से, लास्ट में एनवायरमेंट वाले में था, तो देखे जरा लिस्ट एक बारी. फिर भी प्रेजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आ गया ना, कहा था ना, था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी था, तो उसका भी हमें एग्जेम्पशन है. फिर रिसीट्स ऑफ ओल्ड एज होम मेंट फॉर रेजिडेंट्स ऑफ 60 ईयर्स और मोर, कंसिडरेशन पर मंथ पर मेंबर इज ₹5,000. इफ इंक्लूसिव नहीं है, इनक्लूसिव है. ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस 5,000. हम तो 25,000 तक एग्जेम्पशन दे रहे हैं, तो हमें कोई जीएसटी इसमें भी नहीं लगना है. तो जीएसटी लगना किसमें है? सिर्फ अमाउंट रिसीव फ्रॉम रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी. देख लो, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ही लगा है सिर्फ, ठीक है. तो 35 लाख रुपए पे इन्होंने जीएसटी का रेट बताया होगा 18%, तो 35 लाख रुपए पे 18%, 6,30,000 रुपए का जीएसटी है. और देखो कहीं जीएसटी नहीं लगा, तो ये हमारा 6,30,000 है. नोट्स में हमने सारे कारण लिखने हैं कि कौन सी एग्जेम्पशन हमने यूज करी है. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा जी? समझ में आ रही है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस सर्विसेज के बारे में बात करते हैं. अब रिलीजियस सर्विसेज का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? अगर आप गुरुद्वारे गए हो, मंदिर गए हो, मस्जिद गए हो, चर्च गए हो, ठीक है, तो चलो एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब देखो, एक तो ये होता है कि आप ऐसी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके जो एरियाज होते हैं उन्हें रेंट पे ले सकते हैं, ठीक है. आपने देखा होगा कभी गुरुद्वारे में एक बेसमेंट होती है, उसमें शादियां होती हैं. ऑब्वियसली ढोल वोल नहीं बजने देते वो लोग, शांति बनाए रखते हैं, ठीक है. आप किसी धर्मशाला, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड इज अ जैन, तो वो उनके विवाह पे हमने जैन धर्मशाला में रूम्स भी रेंट पे ले लिए थे और हॉल भी रेंट पे ले लिया था, ताकि हम वहां पे गेस्ट्स वगैरह को लंच और डिनर करा सकें, ठीक है ना. तो उधर भी रेंट देना ही पड़ता है ना, थोड़ा बहुत ही चाहे देना पड़े, आपको देना तो पड़ता ही है ना. तो फिर एक तरह से वो भी तो आपको सर्विसेज दे रहे हैं. पंडित जी आते हैं घर पे आपके यज्ञ या हवन करने, यज्ञ तो ज्यादा हैवी वर्ड हो गया मेरे ख्याल से, हवन करने आते हैं, पंडित जी आते हैं आपके लिए हवन करते हैं, आप उन्हें दक्षिणा देते हैं, ये भी तो सर्विसेज ही हो गई. तो क्या पंडित जी आपको जब इनवॉइस थमाएंगे तो जीएसटी लगा के थमाएंगे कि दक्षिणा मेरी जी 11,001 रुपए प्लस जीएसटी? तो यही कॉन्सेप्ट हमने समझना है कि रिलीजियस सर्विसेज में हमारी एग्जेम्पशन किस प्रकार से लगती है. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखते हैं. सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, एनी, किसी भी प्रकार की रिलीजियस सेरेमनी हो, चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कोई भी रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, ठीक है, तो कंडक्ट कर रहे हैं वो, तो जो पंडित जी जो आ रहे हैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, वो इसमें इंक्लूड हो गया. फिर रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस. अब प्रीसिंक्ट वर्ड का मतलब है वो जगह, उसके आसपास की जगह भी जो हो सकती है, ठीक है ना. हो सकता है मंदिर के पीछे का जो ग्राउंड है वो आपको पंडाल लगाने के लिए किराए पे दे दिया,
तो वो प्रीसिंक्ट में आ गया, ठीक है। मेंट फॉर जनरल पब्लिक, ओन्ड और मैनेज्ड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, or a trust or an institution registered under section 1023CV of the income tax act, charitable institution होते हैं। a body or an authority covered under section 1023BBA of the said income tax act are exempt। समझ में आ रही है, ठीक है, exempt है। बेटा ओवरऑल आइडिया समझो पहले तो, रिलीजियस प्लेसेस की रेंटिंग और रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट करने की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अब देखो रिलीजियस प्लेसेस की जो रेंटिंग है उसमें कुछ लिमिट्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि जैन है और हमने जैन धर्मशाला में उसकी शादी के समय रूम्स किराए पे लिए थे, तो हमने रूम्स लिए, हॉल लिया, ठीक है ना, तो हमने उसका कुछ किराया दिया ना, तो उसमें भी एग्जेम्पशन तो है लेकिन कुछ लिमिट तक है। तो रूम्स का किराया जैसे अभी हमने दो तीन मिनट पहले डिस्कस किया था, होटल वगैरह में भी 1000 रुपए तक की एग्जेम्पशन है। सिमिलर है यहां पर भी, रूम्स के लिए भी 1000 रुपए तक की एग्जेम्पशन है। जो पंडाल वगैरह होते हैं, हॉल वगैरह होते हैं, उनकी 10,000 पर डे की एग्जेम्पशन है। और अगर ऐसा हो कि मान लो कि उन रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स में दुकान हो, कोई कमर्शियल शॉप हो, तो उसका जो रेंट है उसकी लिमिट 10,000 पर मंथ है, ठीक है ना, 10,000 पर मंथ। तो रूम का 1,000 पर डे, ये जो पंडाल कल्याण मंडपम वगैरह का 10,000 पर डे, और वो जो शॉप्स वगैरह जो प्रीसिंक्ट्स में होंगी उसका 10,000 पर मंथ की लिमिट है। तो देखिए, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई। एंट्री बी कौन सी है? रेंटिंग वाली। तो ये एक्सेप्शन हो गई कि रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर ₹1,000 और मोर, renting of premises, community halls, kalyan mandapam or open area and the like where charges are ₹10,000 or more per day, renting of shops or other spaces for business or commerce where charges are ₹10,000 or more per month, ठीक है ना, renting of shops या other places of business, ठीक है ना। अब जैसे हमारे यहाँ सेक्टर 4 है घर के नजदीक, और वहां पे एक अग्रवाल धर्मशाला है, नहीं वैश्य धर्मशाला कहते हैं, अग्रवाल धर्मशाला भी है एक। तो अग्रवाल धर्मशाला में अगर आपने कोई भी फंक्शन करना है तो मेरे हिसाब से 5-6 हजार रुपए पर डे के रेंट पे दे देते हैं, ठीक है ना, आपके जो भी विवाह संबंधी फंक्शन होंगे। और वो तो इतने अच्छे लोग हैं कि अगर आप लड़की के माता पिता हैं तो आपको और भी कम पैसे वो चार्ज करते हैं। तो अब सोचो ना, 10,000 रुपए से कम में आपको हॉल दे रहे हैं ना वो, ठीक है ना, तो फिर उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रीसिंक्ट में जो भी जगह है वो 10,000 से ऊपर दे दी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हाउएवर फिर वही बात कि 20 लाख की टर्नओवर वाली थ्रेशोल्ड तो है ही है ना, उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, वो क्रॉस होगी तभी जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये रिलीजियस का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया। अच्छा, इधर लाइन पढ़ने की जरूरत है कि जो मेंट फॉर जनरल पब्लिक है, तो यहां पे जनरल पब्लिक मींस द बॉडी ऑफ पीपल एट लार्ज सफिशिएंटली डिफाइंड बाय सम कॉमन क्वालिटी ऑफ पब्लिक और इम्पर्सनल नेचर, ठीक है ना। तो यहां पे इन्होंने बता दिया। अब अदर एस्पेक्ट्स में अगर आपको ज्यादा डिटेल में घुसना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल बेटा जब रिवीजन करने बैठ रहे हो ना तो ये डिटेल नहीं पढ़ने की जरूरत, ये एक बार जब पहली बार पढ़ रहे हो तब आइडिया लेने के लिए पढ़ लिया करो, लेकिन फिर बाद में आपको एंट्री जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं अदर एस्पेक्ट में क्या समझाना चाहते हैं। कहते हैं ये जो रिलीजियस सेरेमनी है, मैंने कहा था ना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के कोई भी बच्चे का जन्म हुआ, मुंडन करवाने वाले हो, ठीक है ना, या फिर आगे जाके कोई और उसकी जो कोई रीति रिवाज है वो हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और हम सरदारों में पगड़ी बांधने का एक बड़ा फंक्शन होता है, ठीक है ना, तो वो करवा रहे हो, या फिर शादी करवा रहे हो हैं, या फिर श्राद्ध करवा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन हो जाएगी। तो रिलीजियस सेरेमनीज आर लाइफ साइकिल रिचुअल्स इंक्लूडिंग स्पेशल रिलीजियस पूजास conducted in terms of religious text by a person so authorized by such religious text. Occasions like birth, marriage and death involve elaborate religious ceremony. समझ में आ रही है? ये प्रीसिंक्ट्स का मतलब बता रहे हैं, अपने आप पढ़ लेना बेटा प्रीसिंक्ट का मतलब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। Other activities liable to GST. Activities other than conduct of religious ceremony and renting of precincts of religious place will be taxable irrespective of the manner or the name in which the consideration is received. For example, if donation is received with specific instruction, mutual understanding between the donor and the receiver that religious place will host an advertisement promoting business of the donor,
such donation will be subject to GST. However, if donation is received without such instructions or without a quid pro quo in the form of supply of any goods or services by the receiver to the donor, it shall not be subject to GST. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? यहां तक के मतलब सोचो ना यार, आप मान लो आपकी कंपनी का नाम वीडियोकॉन है और आप किसी गुरुद्वारे में जाके एसी डोनेट कर रहे हो, तो आप अपने एसी के ऊपर से वो वीडियोकॉन का टैग तो हटा नहीं लोगे, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि वहां पे जाके कि इसके नीचे लिखना है कि गिवन बाय वीडियोकॉन फॉर फ्री, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना, तो फिर एडवर्टाइजमेंट तो हो नहीं रही, तो फिर उसको सर्विस नहीं मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है कि हाँ भी हमारी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, क्विड प्रो क्यो है उसके अंदर, तो हम मानेंगे कि भैया जीएसटी लगेगा, क्योंकि यहां पे आप एक तरह से सर्विसेज दे रहे हैं अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ये भी रिलीजियस वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब जैसे देखिए कोई भी आप माने, जैसे अब केदारनाथ की यात्रा होती है, ठीक है ना, अच्छा, और कई सारी मानसरोवर यात्रा होती है, कई सारी यात्राएं, कई सारी पिलग्रिमेज होती हैं, और इन पिलग्रिमेज को सपोर्ट करने के लिए कई सारे बोर्ड्स बने हुए हैं, बॉडीज बनी हुई हैं। तो अगर उन बॉडीज की बात करें, उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है हमारी नेक्स्ट एंट्री में, जो कि एंट्री नंबर 60 है ऑफ द नोटिफिकेशन। मैंने कहा था ना, हम थोड़ा मंबल जंबल करके पढ़ रहे हैं, हम कोई 1 2 3 एंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा है हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट हम सारी कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलीजियस पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज होता है तीरथ, किसी भी तरह का तीरथ, ठीक है ना। तो सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड by the government of India under bilateral agreement are exempt. Specified organization shall mean Kumaon Vikas Mandal Nigam Limited, a government of Uttarakhand undertaking, or committee or state committee as defined in section 2 of the Hajj Committee Act. ठीक है ना, हज देखे ना, अब हज पे भी जाते हैं तो लोग, तो हज कमिटी बनी हुई है जो पहले तो सब्सिडीज भी ऑफर करती थी हज ट्रैवल के लिए, अब तो पता नहीं मुझे क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर, पहले हुआ करती थी इतना, आई एम प्रीटी श्योर, अब शायद हट गई है सब्सिडी हज के ऊपर से, लेकिन फिर भी देखते हैं। सिमिलरली हज कमेटी जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी सारी पिलग्रिमेज की, जो हमारे जो तीर्थ यात्री होंगे उनको, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं, जो हमारी रिलीजियस सर्विसेज के लिए एक सम अप हो जाएगा। तो रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, VHP एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज रिलीजियस ट्रस्ट, ये मेरे ख्याल से विश्व हिंदू परिषद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या। अंडर सेक्शन 12AA of the Income Tax Act 1961 has furnished you the following details with respect to the activities undertaken by it. You are required to compute its value of taxable supply. तो रूम ऑफ रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर 500 पर डे, भैया जी एग्जेम्प्ट है, 500 पर डे, 1000 रुपए तक की लिमिट है। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर 1500 पर डे, ये जी हो गया टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल वेयर चार्जेस आर 25,000 पर डे, भैया जी 10,000 रुपए की लिमिट थी, टैक्सेबल हो गया। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडप वेयर चार्जेस आर 5,000 पर डे, 10,000 से कम है, ये एग्जेम्प्ट है। ये वाला भी एग्जेम्प्ट था, तो अभी 9 लाख और 10 लाख, 19 लाख एग्जेम्प्ट गया है। फिर रेंटिंग ऑफ शॉप्स ऑफ बिजनेस वेयर चार्जेस आर ₹15,000 पर मंथ, ये टैक्सेबल हो गया। रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस वेयर चार्जेस आर 5,000 पर मंथ, 10,000 की लिमिट है ना, तो 5,000 है, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। तो अगर टैक्सेबल की बात करें तो 9, 10 और 7.5, 26,50,000 हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है। आप देख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक पढ़े। जो बेटा स्टार्टिंग में सारे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा का सारा रिलीजियस से आ जाएगा या सारा का सारा चैरिटेबल से आ जाएगा, लेकिन ये ना एक तरह से एक साथ में ग्रुप करके ही आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आता है सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसको तो भैया जी साइड पे करके लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ऐसा है, अगर एग्जामिनर के मन में एक बात आती है ना कि हाँ एग्जामिशन का क्वेश्चन डालूं, तो सबसे पहला ख्याल आता है कि एग्रीकल्चर वाला डाल देते हैं। मतलब अगर एग्जामिशन का क्वेश्चन पेपर में 10 बार आया तो उसमें से 6 बार बेटा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया, तो इतने चांसेस है एग्रीकल्चर के आने के। एग्रीकल्चर वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और दिमाग भी लगना है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस ही हमारी थोड़ी अलग हैं,
हमने इनकम टैक्स एक्ट में जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की डेफिनेशंस पढ़ी थी उसके बिल्कुल अलग यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन की डेफिनेशन है। इनकम टैक्स एक्ट में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था तो हमने कहा था जमीन से कुछ भी उग रहा हो, ठीक है ना, या रेंटिंग ऑफ फार्म लैंड या फार्म हाउस, यही पढ़ा था 3 चीजें। अब यहाँ पे जानवर पालना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आ गया, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का आप जानवर पाल रहे हैं तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आ गया जीएसटी में। तो यहाँ पे कहानी पूरी बदल गई, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो भी देखनी है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है वो भी देखना है। ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो इंपॉर्टेंट वाली चीज है, बड़े ध्यान से इत्मीनान से इसको शुरू करेंगे। सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 2 डेफिनेशन हमारी पढ़ने वाली बनती हैं अब इसके अंदर। पहली डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है। तो चलो पहले ही नीचे देख लेते हैं एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है। देखो यहां पे लिखा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर similar products on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer which does not alters its essential characteristics but makes it marketable for primary market। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरा इससे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। कह रहे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, तो जमीन से उगाए प्लांट वो तो आ ही गए, लेकिन रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स भी है यहाँ पे। अब तो एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई, लेकिन घोड़े हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिए, घोड़ों को हटा दिया हमने कहा घोड़े नहीं चाहिए, ठीक है ना। घोड़े दौड़ते हैं भैया, रेस लगती है उनकी, जुआ होता है, अच्छी अच्छी गंदी बात, ठीक है ना। हाँ, तो जो हमने जानवर पालने हैं भाई, काहे पालने हैं? फूड के लिए। तो जैसे पिग्स जो रेयर करते हैं, ठीक है, मीट के लिए रेयर किया जाता है उन्हें, उनके फाइबर, ठीक है, फाइबर जैसे आप वूल के लिए शीप, ठीक है ना, आपका सिल्क वॉर्म हो गया, फिर फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑन विच आइदर नो फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहां से मेन बात शुरू होती है कि या तो उस पर कोई प्रोसेसिंग ना हो फर्दर, एज इट इज वो प्रोड्यूस रहे, या फिर उस पर ऐसी प्रोसेसिंग हो जिससे उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ना बदले। तो अगर वही एग्जाम्पल आ जाता है कि अगर आप कहें टमाटर, टोमेटो, बेटा जी टोमेटो, टमाटो, वो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको आपने साफ कर लिया, धो लिया, सॉर्ट कर लिया, ग्रेड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जहां उसको काट के पीट के आपने चटनी बना दी, उसकी केचप बना दिया, वो अलग प्रोड्यूस बन गया, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं कहलाएगा। फिर समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इस बात को समझना है हमने। तो हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन यहां पे अलग से नहीं दे रखी, तो एक बारी हम उसको पूरा पढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। तो कौन सी सर्विसेज है? सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। अच्छा, यही तो डेफिनेशन दे रखी है। तो सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, हाँ जी, पहला काम जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा, agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection और testing। तो मान लो मेरी एक एंटिटी है जो गांव गांव जाके हर जमींदार की जो फसल है उसे कल्टीवेट करती है, हार्वेस्ट करती है, या मैं उनको सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन की फैसिलिटी देता हूं, तो वो मेरी सर्विसेज भैया एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिर है आगे सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, मान लो मैं ठेकेदार हूं, मैं दूसरे लोगों के खेत में लेबर प्रोवाइड करता हूं, उस लेबर को मैं सैलरी देता हूं और उनसे मैं पैसे लेता हूं, तो ये मेरा बिजनेस हो गया सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, आगे के इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market। तो बेटा इतने सारे काम आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब एक एक शब्द का मतलब जानने में समय व्यर्थ ना करें, मन कर रहा हो तो बेटा गूगल मैया की जय, लेकिन आप समझ सकते हैं बेसिक आइडिया तो इतना लग ही जाता है। टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, प्लांट्स की जो मेंटेनेंस होती है, हार्वेस्टिंग, उन्हें हार्वेस्ट करना, अपनी क्रॉप को तोड़ना, एक तरह से अगर हिंदी में बोले सुखाना, साफ करना,
ट्रिम करना, सन ड्राइंग सुखाते हैं जो सूरज के नीचे, फ्यूमिगेटिंग वो धुआं हुआ छोड़ते हैं ना, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, बल्क पैकेजिंग, बस कुछ भी करो, प्रोडक्ट की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होनी चाहिए। हाँ, मार्केटेबल बना लो उसे। आलू धो लो भाई, गंदे मिट्टी में नहीं बिकेंगे, धो लिए कोई बात नहीं, जीएसटी नहीं लग रहा है उस पे, ठीक है। फिर डी पॉइंट है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड विद और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। तो यहां पे दो बातें हो रही हैं, यहां पे बात हो रही है एग्रो मशीनरी या फिर वेकेंट लैंड और विद और विदाउट अ स्ट्रक्चर, समझ में आ रही है, इंसिडेंटल टू इट्स यूज। मेरे कुछ कजन्स हैं पंजाब में रहते हैं, उनका बिजनेस यही है, बड़े लोग हैं बेटा, उन्होंने हाईवे पे, उनके वैसे खेत तो है ही हैं, लेकिन जो उनका एक हाईवे है, स्टेट हाईवे है, तो मेरे ख्याल से 2 लेन हाईवे है मुश्किल से, तो 2 लेन हाईवे पे बड़ी सी एक दुकान बना रखी है, उसमें 3-4 ट्रैक्टर खरीद के रख दिए, और फिर हार्वेस्टर कुछ मशीनें होती हैं वो रख दी हैं, और पेस्टिसाइड्स वाली मशीनें। करते क्या है, आसपास के पिंड जो गांव वालों को रेंट पे देते हैं वो मशीनें, ट्रैक्टर रेंट पे दे दिया। तो जिसके पास ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि मैं ट्रैक्टर खरीद सकूं, वो इन लोगों से रेंट पे ले लेते हैं। तो ये भी तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका मेजर बिजनेस तो जनरेटर का है, जनरेटर भी ये लोग रेंट पे देते हैं, क्योंकि वो ट्यूबवेल वगैरह जो होती हैं उसके पास जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी देके लोग इरिगेशन करते हैं, तो जनरेटर भी ये लोग अब किराए पे देते हैं। तो इनकी जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आप देखें इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है इसका, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, तो हम इसको ऊपर छूट देना चाहते हैं, ठीक है। फिर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग और वेयर हाउसिंग ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये वाली सर्विसेज भी जब आप चाहें तो गेहूं बेटा हमारे देश का काफी हद तक खराब हो जाता है, बिकॉज हम उसे ढंग से वेयर हाउस नहीं करा पाते। तो अगर हम उसे और महंगा कर देंगे जीएसटी लगा के, तो और दिक्कत वाली बात है ना, तो इसलिए यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दिए, ठीक है। फिर आगे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब है कि आप साइंस का इस्तेमाल करें, आप साइंस का इस्तेमाल करें, नॉलेज का इस्तेमाल करें, और आप जैसे फार्मर्स को ट्रेनिंग दें, सीड टेस्टिंग का काम करें, ऐसा काम अगर आप करते हैं तो यहां पे आप लिख सकते हैं फार्मर ट्रेनिंग, सीड टेस्टिंग, फिर आखिरी में, आखिरी नहीं है, सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। देखो जी, ये जो कमीशन एजेंट है ये तो मंडी में बैठे आड़ती होते हैं, आड़ती लिख सकते हैं हम इनको, आड़ती होते हैं, ये कमीशन बेसिस पे जो फार्मर्स हैं उनसे सामान खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, बहुत बल्क में खरीदते हैं और बहुत माइन्यूट कमीशन लेते हैं, लेकिन अच्छा कमा लेते हैं, ठीक है ना। ये 50 पैसे क्विंटल पे लेते होंगे, मतलब पता नहीं, अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं सही अमाउंट बोल रहा हूँ कि नहीं, तो लेट्स नॉट टेक माय वर्ड ऑन इट, बट आई हैव हर्ड इट कि इनका मार्जिन बहुत कम होता है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अच्छा कमाते हैं। तो ये भी सर्विसेज एक तरह से फार्मर्स को ही डायरेक्टली दे रहे होते हैं, उनका सामान बिकवाते हैं सब जगह इकट्ठा करवा के, ठीक है। तो वो, और यहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, तो बेटा आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल गुजरात स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का ब्रांड है, ठीक है। बोला क्या करते हैं, गुजरात के गांव में जो भी दूध बेचने वाले लोग हैं, जो जिनके पास 1 भैंस है, 2 भैंस है, 3 भैंस है, उनसे सबसे दूध इकट्ठा करते हैं और उसे इतने बड़े ब्रांड में प्रोसेस करके बेचते हैं। तो जो सर्विस वो उन एग्रीकल्चरल वो जो सर्विसेज ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज देती हैं या बोर्ड्स देते हैं, ये भी एग्जेम्प्ट है। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये भी एग्जेम्प्ट है बेटा, इस बात का भी ध्यान रखना है। फ्यूमिगेशन वो होता है कि आप दवाई का धुएं से छिड़काव कर रहे हैं ताकि कुछ इन्फेस्टेशन ना हो जाए रोडेंट्स की या कोई भी तरह के कीड़ों की, ठीक है ना, जिससे हमारी जो चीजें हमने स्टोर कर रखी हैं कहीं वो खराब ना हो जाए। ये बात समझ में आती है। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट है, ये मेजर हमारी एंट्री है। फिर इसके बाद ये सारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं कि प्लांटेशन क्रॉप्स आर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक रबर, ग्रीन टी और कॉफी ऑल्सो कवर्ड अंडर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। पिसीकल्चर, सेरिकल्चर, मैंने बताया था ना सिल्क वॉर्म्स वाला, वो भी कवर्ड है क्योंकि वहां पे भी तो जानवर ही हम कर रहे हैं ना। तो एंट्री 54 इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग ऑफ फिश, पिसीकल्चर, rearing of silkworm, sericulture, cultivation of ornamental flowers, floriculture and horticulture, forestry, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। पोटैटो चिप्स और टोमेटो केचप डू नॉट क्वालिफाई एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हमें पता ही है,
क्लीनिंग ऑफ व्हीट कैरिड आउटसाइड द फार्म नॉट लायबल फॉर जीएसटी। अरे भैया आपने व्हीट साफ ही तो करी है ना, उसमें नया क्या आ गया, ठीक है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड विद अ ग्रीन हाउस और अ स्टोरेज शेड मेंट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ये आप इधर वाले पॉइंट्स आप रीड कर लेना अपने आप से। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज इज टू ट्रांसमिट लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज know how to farmers. It also focuses on enhancing farmer knowledge about crop techniques, ठीक है। दिस इज डन थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज, मैंने बताया था ना, फार्मर ट्रेनिंग, किसान कॉल सेंटर, फार्म विजिट्स और फार्म ट्रायल्स, ठीक है ना। सर्विसेज कवर्ड बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज और बोर्ड्स, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज फॉर फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय provision of facilities and amenities like sheds, water, light, electricity, grading facility, etc. They also take measure for prevention of sale or purchase of agricultural produce below the minimum support price. APMC collect market fees, license fee, rents, etc. However, any services provided by such bodies which is not directly related to agriculture or agricultural produce will be liable to टैक्स। एग्जाम्पल रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर प्रॉपर्टी, ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही नहीं है तो फिर उस पर तो जीएसटी लगना ही है ना। टेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका मैंने बता ही दिया था ना, सीड टेस्टिंग वगैरह, ये भी आपका कवर्ड हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस्ड टी, कॉफी, जैगरी एंड पल्सेस नॉट कवर्ड। समझ में आ रही है? नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लॉजिकल सी बात है, मैंने कहा था कि नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। कॉफी तो बिल्कुल ही अलग चीज बन गई ना, कॉफी बीन्स होती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है ना। उसे आप ग्राइंड करके रोस्ट कर रहे हो, फिर उसको आगे प्रोसेस करके कॉफी बना रहे हो, तो वो नहीं है आपका फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वैसे ही प्रोसेस्ड टी भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान देंगे। एग्री जो आपका जैगरी है वो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, जो शुगर केन है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। जैगरी, जिन अंग्रेजों को नहीं पता बेटा, गुड़ जैगरी, ठीक है ना, वो होता है। पल्सेस, डीहस्क और स्प्लिट, वो भी मिल में होती है, ठीक है ना, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन होल ग्रेन पल्स, जो साबुत कहते हैं ना, दाल, अगर मम्मी से पूछो तो एक दाल होती है जो साबुत होती है, एक फिर वो होती है जो धुली होती है, ठीक है ना, तो वो डी हस्क्ड कहते हैं उसे। उसका जो ऊपर का कवर होता है वो हटाया होता है, तो डी हस्क्ड वाली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन जो साबुत है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ठीक है। तो आप इसके अंदर अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वाला पूरा पेज पढ़ सकते हैं, हो सकता है इंटरेस्टिंग भी लगे आपको। मैंने इसको ओवरऑल कवर कर दिया है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारी जो एग्जेम्पशन है वो है 8th पॉइंट में, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल। अब इसके अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है कि भाई आपने कि जैसे लेट्स से आपके लिए मैंने कोई काम कर दिया है जो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। आपने गेहूं उगा के लाई, मेरे को ला के दे दी, मैंने उस गेहूं को उसके घुन से अलग किया, उसको धोया, साफ किया, बल्क पैकेजिंग करी और आगे बेचने के लिए तैयार कर दिया, तो मैं इंटरमीडिएट प्रोसेस में आ गया, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। तो देखिए, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू cultivation of plant and rearing of all life forms of animal except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product or agricultural produce is exempt, ठीक है। अदर एस्पेक्ट में बताया, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। बेटा जी, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पैडी इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पैडी को मिल में आप एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू राइस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका क्या कहते हैं, एग्जेम्पशन के लिए नहीं लाइबल होता है, तो यहां पे लाइबल टू जीएसटी है। तो मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, इट इज अ प्रोसेस कैरिड आउट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इज ओवर एंड पैडी हैज बीन हार्वेस्टेड। Further, processing of paddy into rice is not usually carried out by cultivators but by rice miller. Milling of paddy into rice also changes its essential characteristics. Therefore, milling of paddy into rice cannot be considered as an intermediate production process in relation to cultivation of plants for food or other similar products. समझ में आ रही है? However, आगे जाके हम पढ़ेंगे राइस की जो लोडिंग, अनलोडिंग और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है, मतलब एक अलग से एंट्री है। तो यहां पे आपने एक एंट्री पढ़ी थी, देखो जरा, यहाँ पे एक एंट्री थी आपकी लोडिंग अनलोडिंग वाली थी ना, यहाँ पे ये रही
लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेजिंग और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक अलग से आगे जाके एक नोटिफिकेशन एंट्री आने वाली है जिसके अंदर सिर्फ ये राइस के लिए सिमिलर एग्जेम्पशन है, ठीक है ना। तो राइस के लिए दे दी है लेकिन वो अलग से है, इस एंट्री में नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं आगे एग्जेम्पशन कौन सी है। नेक्स्ट फ्यूमिगेशन सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन किसी भी वेयर हाउस में, वो आपकी एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। फ्यूमिगेशन आप दवाई छिड़क रहे हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विसेज है, आप दे रहे हो किसी को अगर किसी भी जानवर के लिए सिवाय घोड़ों के लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। फिर मैंने बताया था ना राइस वाली, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, है ना सिमिलर बिल्कुल, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए है तो वो वहां एग्जेम्प्ट है। राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसके लिए अलग से एक एग्जेम्पशन है, ठीक है। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है ना। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल पल्सेज एक्सेट्रा, इसके लिए भी अलग से आ गया। सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की क्या सर्विसेज होती हैं, इनको प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो सर्विसेज है वो सारी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीडी बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, तो नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अगर कोई नॉलेज डिसेमिनेशन कर रही है, यानी कोई लेट्स से सेमिनार रख रही है, कोई वर्कशॉप रख रही है, तो उसके अंदर आपका जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं बेटा। एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज है, एग्रो केयर लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय देम इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। रिसीट ऑफ सप्लाई ऑफ फार्म, रिसीट्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्म लेबर भैया एग्जेम्प्ट है। फिर चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग ऑन फार्म लैंड, अच्छा चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग एग्जेम्प्ट है, सॉइल टेस्टिंग एग्जेम्प्ट है, टेस्टिंग एग्जेम्प्ट है भाई। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स टैक्सेबल है, पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होता है। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट, ये भी एग्जेम्प्ट है कमीशन। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज में आ जाएगा, एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ स्टड फार्म, स्टड फार्म बेटा जी घोड़ों का फार्म है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ कैटल फार्म, कैटल फार्म को चलता है भाई, एग्जेम्प्ट है। चार्जेस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ राइस अलग से एंट्री में एग्जेम्प्ट है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है फिर भी एग्जेम्प्ट है। फिर चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक बेटा जी अब देखिए कॉटन जो है वो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, कॉटन फैब्रिक में उसका पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। आप कहोगे ना कॉटन उसका कुछ होता है गिंड और बेल्ड, उसको पैक करने का तरीका होता है, या तो गिनी बैग्स में पैक किया या बेल्स में पैक किया, वो चलेगा, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कॉटन फैब्रिक बेटा जी टैक्सेबल हो जाएगा। रिटेल पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स ये अलग से एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन हो जाएगी। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। चार्जिंग फॉर वेयर चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ स्पाइसेस, अब देखिए स्पाइसेस के लिए कोई अलग से हमारी नोटिफिकेशन तो नहीं आई है ना, स्पाइसेस के वेयर हाउसिंग के लिए तो कुछ नहीं आया ना, यहाँ पे स्पाइसेस आ गया, ये रहा, मैं वही कह रहा था ना, मैंने शायद देखा है। तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स नट्स एंड वेजिटेबल्स स्पाइसेस कोपरा शुगर केन जैगरी, इन सब के लिए अलग से एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, तो स्पाइसेस वाला भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल हम देखें तो कितना है टैक्सेबल, 85,000, 1,85,000, ये हो गया आपका 2,70,000 और 2 लाख ये है तो 4,70,000 हो गया हमारा। देखो 85 टैक्सेबल है, फिर 1,85,000 टैक्सेबल है, फिर 2 लाख टैक्सेबल है, तो वही देखो 4,70,000 हो गया ना, ठीक है ना बेटा। तो आपको समझ में आया हमने कैसे अभी तक की एग्जेम्पशंस पढ़ी हैं, उसमें आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं।